अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एआई विद नजमा रज़ाक। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 2 का फाइनल प्रोजेक्ट। मॉड्यूल 2 का फाइनल प्रोजेक्ट बेस करा है ई कॉमर्स सेल्स एनालिसिस यूजिंग एसक्यूएल एंड पांडास। मॉड्यूल 2 में हमने एसक्यूएल एंड पांडास को स्टडी किया था फॉर डाटा एनालिसिस। सो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा फाइनल वो भी इसी पर बेस कर है। सो चलते हैं कि हमारे क्या टास्क हैं जो आज हमने करने हैं। सबसे पहले हमने डाटा सेट्स को इंपोर्ट करना है। वो डाटा सेट्स जो हमने एनालिसिस के लिए यूज़ करना है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो उसमें हमारे पास 4 टेबल्स हैं, ऑर्डर्स लार्ज, प्रोडक्ट्स लार्ज, कस्टमर्स लार्ज और सेल्स लार्ज। इनमें हमारे पास जो कॉलम्स हैं, ऑर्डर्स लार्ज में ट्रांजैक्शन आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट। इसी तरह प्रोडक्ट्स लार्ज में ये कॉलम्स हैं, कस्टमर्स लार्ज में है, सेल्स लार्ज में है। एक चीज़ कि यहाँ पर जो ऑर्डर्स लार्ज में कॉलम है ट्रांजैक्शन आईडी और सेल्स लार्ज में जो कॉलम है ऑर्डर आईडी, ये सेम कॉलम्स हैं। इनके नेम डिफरेंट है लेकिन इनमें वैल्यूज सेम है। सो जो ऑर्डर्स लार्ज का कॉलम है उसकी प्राइमरी की वो एज ए फॉरेन की यूज़ हो रहा है सेल्स लार्ज में। और प्रोडक्ट्स लार्ज में एक कॉलम है प्रोडक्ट आईडी जो कि इसकी प्राइमरी की है और वो फॉरेन आईडी के तौर पर दिया हुआ है ऑर्डर्स लार्ज में। सो हम अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह ऑर्डर्स लार्ज को हम सेल्स लार्ज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो कस्टमर्स लार्ज की प्राइमरी की है कस्टमर आईडी, ये भी रिपीट हो रही है ऑर्डर्स लार्ज। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम ऑर्डर्स लार्ज से इन तीनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आगे हम इनको ज्वाइन करेंगे भी। आगे टास्क नेक्स्ट हमारा क्या है? ओके सबसे पहले हम चारों डाटा सेट्स को हमने जो है डाउनलोड कर लिया। ये डाटा सेट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने चारों डाटा सेट्स को जो है डाउनलोड कर लेने हैं। कस्टमर्स लार्ज, प्रोडक्ट्स लार्ज, सेल्स लार्ज और ऑर्डर्स लार्ज। उसके बाद हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, पांडास, सीबॉन, मैटप्लॉटलिब, नमपाई फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अगर हमें कुछ होता है, इस तरह एसक्यूलाइट डेटाबेस को, एंड CSV जो कि हमारा फाइल फॉर्मेट होता है, वो हमारा सेपरेटेड वर्जन। ओके हमने इनको इंपोर्ट कर लिया। लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे टास्क हैं। सबसे पहले एसक्यूएल के टास्क हमारे हैं कि हमने एक डाटा बेस बनानी है एसक्यूलाइट, और जो चारों टेबल्स हमने अभी डाटा सेट के डाउनलोड किए उन चारों को कनेक्ट करके हमने इस डाटाबेस में सारा डाटा स्टोर करना है। और फिर हमने ये 4 क्यूरीज हैं जो कि परफॉर्म करनी है। हमने देखना है कि टोटल सेल्स रेवेन्यू बाय मंथ, हर मंथ का सेल्स रेवेन्यू कितना आया है और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से रहे हैं। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स वो होंगे जिनके जो कि बहुत ज़्यादा बाय हुए होंगे, सेल हुए होंगे। और इसी तरह जो कस्टमर सेगमेंट्स हैं उनकी उन्होंने कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया और हर रीजन से कितनी सेल्स हुई हैं, ये चीज़ें हमने देखनी है। सो इन क्यूरीज को परफॉर्म करने के लिए हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड टास्क है वो हम पांडास टास्क है, जिसमें हम कुछ डाटा क्लीनिंग को देखेंगे, कुछ विजुअलाइजेशंस परफॉर्म करेंगे, EDA करेंगे। एंड देन हमारा आ जाता है विजुअलाइजेशन का टास्क, जिसमें हम डाटा को विजुअलाइज करेंगे। सो इस मॉड्यूल में हमने विजुअलाइजेशन को स्टडी नहीं किया है, लेकिन ये जो विजुअलाइजेशन हमने करनी है बहुत बेसिक है। सो ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में हमारा कंप्लीट जो है सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब पे जो है कंप्लीट एक हाफ मॉड्यूल है। सो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो चलते हैं। सबसे पहले तो हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया है, वो चारों डाटा सेट्स हमने यहाँ पर लोड कर ली हैं। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एसक्यूएलाइट डाटाबेस। कौन इज इक्वल टू एसक्यूएलाइट 3 डॉट कनेक्ट। अब हम क्योंकि जो है एसक्यूएलाइट डाटाबेस को यूज़ कर रहे हैं फॉर इन पाइथन, सिंपली देखें तो सिंपली भी एसक्यूएलाइट डाटाबेस होती है, लेकिन हम क्योंकि सारी हमने पांडास को भी साथ में जो है यूज़ करना है और एसक्यूएल को, सो दोनों को एक साथ यूज़ करने के लिए हम पाइथन का यूज़ कर रहे हैं। सो पाइथन में जो है एसक्यूएलाइट 3 ये बिल्ट इन लाइब्रेरी है जो कि हम ऊपर इंपोर्ट कर चुके हैं, यानी डाटाबेस जो है बिल्ट इन है पाइथन में। सो उसको हम यूज़ करें। सबसे पहले तो हम कनेक्शन क्रिएट करें, हम एक डाटाबेस क्रिएट करें ecommerce.db, उसके साथ कनेक्शन क्रिएट करें कि यानी हम उसके साथ कनेक्ट हो जाए। अब ये जो लाइन है, अगर तो हमारे पास डाटाबेस ecommerce.db ऑलरेडी होगी हमारी डायरेक्टरी में तो वो क्रिएट नहीं होगी। अगर वो नहीं होगी ऑलरेडी क्रिएटेड तो हमारी डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। सो यहाँ पे देखिए जब मैंने इसको
रन किया था तो हमारे पास ई कॉमर्स DB एक यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो गई थी। नेक्स्ट लाइन है कर्सर कनेक्ट डॉट कर्सर। ये जो कनेक्ट हमने इधर वेरिएबल यूज़ किया है इसके साथ हम कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। अब ये क्या होता है कि एक ये कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एसक्यूएलाइट की जो क्यूरीज होती है ना उनको परफॉर्म करने के लिए हमें कर्सर की ज़रूरत होती है, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसलिए हमने एक कर्सर ऑब्जेक्ट बना दिया है। नेक्स्ट में हम क्या करें, डाटा को लोड करें। अब जो हमारे पास टेबल्स थे ना वो CSV फाइल्स थी, वो एक्चुअली SQL के टेबल्स नहीं थे। जो हमने फाइल्स इंपोर्ट डाटा सेट्स डाउनलोड किए ना ये CSV फाइल्स में था। ऑर्डर्स लार्ज, प्रोडक्ट्स लार्ज, कस्टमर्स लार्ज और सेल्स लार्ज। सो उसको हम क्या करें, उसको सिंपली रीड करें। एक वेरिएबल बना रहे हैं ऑर्डर्स, उसमें ये रीड करें pd.read CSV। ये पांडास का एक फंक्शन है। सो हमने पांडास को कम्प्लीटली डिस्कस किया है। सो वो वीडियो आप देख सकते हैं कि ये कैसे हम यूज़ करें। इसी तरह प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स और सेल्स। अब ये जो डाटा है चारों टेबल्स का इन वेरिएबल्स में लोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा टास्क था कि हमने जो है CSV फाइल को पहले टेबल्स में बनाना है, SQL के टेबल बनाएंगे। जब वो SQL के टेबल बन जाएंगे ना फिर हम उसको जो है डाटा कनेक्ट करेंगे सबको, चारों को आपस में। हमने देखा था उनमें प्राइमरी कीज़ और फॉरेन कीज़ का कॉन्सेप्ट था। सो उसको यूज़ करते हम उनको कनेक्ट करेंगे। उनको कनेक्ट करके हम अपनी ई कॉमर्स DB डाटाबेस में फाइनली एक डाटा बना के इसमें लोड कर देंगे। जब ये इसमें चला जाएगा फिर हम SQL की क्यूरीज को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो हमने CSV फाइल्स को एक वेरिएबल टेम्परेरी बना दिया, उसमें लोड कर दिया। अब हम क्या करें कि इनको SQL टेबल बना रहे हैं। ऑर्डर्स टू SQL, ऑर्डर्स कनेक्ट इफ एग्जिस्ट रिप्लेस इंडेक्स फॉल्स। अब सबसे पहले तो ये क्या होगा कि जो हमारी डाटाबेस होगी ना कौन वाली डाटाबेस हमें पता है, वो हमने कनेक्शन जो क्रिएट किया था वो ई कॉमर्स DB था। हम कह रहे हैं उसमें एक टेबल बना दो ऑर्डर्स का। अगर उसमें एक टेबल बना दो ऑर्डर्स का, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर हमारी डाटाबेस में ऑलरेडी टेबल एग्जिस्ट करता है ना ऑर्डर्स का, तो उसको रिप्लेस कर दो और नया टेबल बना दो। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो नए से ये जो है ऑर्डर्स टेबल बन जाएगा। और इसमें जो डाटा हमारे पास था ना ऑर्डर्स में, ये जो ऊपर हमने डाटा CSV फाइल्स है इसमें लोड किया था, ये अब इस ऑर्डर्स टेबल में आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट्स वाला प्रोडक्ट्स में आ जाएगा, कस्टमर्स वाला कस्टमर में और सेल्स वाला सेल्स में। और जब ये चारों लोड हो जाए तो हमें क्या दो कि चारों डाटा जो है वो सारा टेबल्स में सक्सेसफुली लोड हो गया है। यानी सारा ये जो हमारे टेबल्स बन रहे हैं ना प्रोडक्ट्स का, कस्टमर्स का, सेल्स का, यहाँ पे आप चाहें तो कोई और भी नाम रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे यूज़ किया वो ही यूज़ करें, कुछ भी नाम रख सकते हैं। बस ये हो रहा है कि जो इसमें डाटा है ना वो इनमें जा रहा है। सो किस डाटाबेस में ये टेबल क्रिएट हो रहा है वो हमने डिफाइन किया कि DB ई कॉमर्स DB वाले में डाटा जो है वो क्रिएट हो रहा है। सो चारों डाटा टेबल्स हैं वो चारों उस में लोड हो जाएंगे। सो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। इंडेक्स फॉल्स मतलब ये होता है कि जो ऑर्डर्स है ना वो एक फुल फ्लैज टेबल बन रहा है। मतलब ये जो ऑर्डर्स में डाटा आ रहा है ना ये एक इस SQLite में जाके टेबल बन रहा है, ना कि कोई कॉलम नहीं बन रहा कि पूरा टेबल बन रहा है। इसलिए जो है हमने ये यूज़ किया। ओके जब हमने इसको रन किया तो ये हमारा जो डाटा है ये चारों लोड हो गया और हमारे पास जो है 4 टेबल ई कॉमर्स DB में बन गए। अब हम देखेंगे वेरीफाई करेंगे क्या हमारा डाटा जो टेबल है क्रिएट हुआ है या नहीं। सो इसके लिए ऑर्डर्स इज इक्वल टू ऑर्डर्स हमने एक वेरिएबल बनाया है pd.read SQL, क्योंकि अब हमारे पास जो टेबल है वो SQL के फॉर्म में है इसलिए हमने रीड SQL लिखा है। पांडास का फंक्शन कॉल किया है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स। ये सिंपली वही SQL की कमांड है जो प्रीवियसली हमने डिस्कस की थी SQL के वीडियो में। सो ये SQL की कमांड लिखी .con, यानी किस डाटाबेस से फिर डाटा आना है, कनेक्शन वाली यानी ई कॉमर्स DB, और कौन सा टेबल है उस टेबल का नाम है। सिलेक्ट करें हम डाटा ऑर्डर्स के टेबल से और इसको सिंपली हम ऑर्डर्स डॉट हेड, ये जो वेरिएबल हमने यूज़ किया था ये हमने उसको हेड क्रिएट करके डिस्प्ले करवा रहे हैं। हेड से क्या होता है वो जो है रैंडमली 4-5, अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं करते सो ये 5 बाय डिफ़ॉल्ट लेगा, अगर असाइन कर देते हैं तो उतनी वैल्यू जो है उतनी रोज़ हमारे पास डिस्प्ले कर देगा। सो ये हमारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हुआ है। इसी तरह हम बाकियों को भी वेरीफाई करें, हमारे प्रोडक्ट्स को वेरीफाई किया तो हमारा डाटा ये उसमें सो हमें वेरीफाई होगा कि हमारा डाटा सही से लोड हो गया है। जब ये चारों का डाटा लोड हो जाएगा फिर हम इनको ज्वाइन करेंगे। पहले चारों टेबल्स बन गए डाटाबेस में, अब हम इन सबको कंबाइन करके एक डाटा सेट बनाएंगे ताकि हम अपनी क्यूरीज को परफॉर्म कर सकें। क्योंकि जो हमारी क्यूरीज है ना अगर हम देखें तो
जो हमारा सेल्स रेवेन्यू है ना बाय मंथ, ये जो मंथ है ना वो डेट है, ऑर्डर डेट, वो ऑर्डर वाले टेबल में है, जो कि जो सेल्स रेवेन्यू है ना वो सेल्स वाले टेबल में है। सो इस वजह से हम उनको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। जब भी हमने डाटा दो डाटा टेबल से या 3 टेबल से हमें रिक्वायर हो ना, तो उस वक्त हम क्या टेबल्स को हमें ज्वाइन करना पड़ता है। एसक्यूएल की वीडियो में हम इनको डिस्कस करके आ चुके हैं। इसी तरह जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है ना, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट वो होंगे जिनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आया होगा, जो बहुत ज़्यादा सेल हुए होंगे। सो जो प्रोडक्ट्स के नेम है वो तो हमारे पास प्रोडक्ट्स के टेबल में है, लेकिन जो उनका रेवेन्यू है वो हमारे पास किसी और टेबल में है, इसलिए हमें उनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। सो हम चारों ऐसा ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम चारों को ज्वाइन करके एक ही डाटा सेट बना लें, फिर उसमें से अपना डाटा जो फेच करें। सबसे पहले हम क्रिएट टेबल, एक टेबल क्रिएट करें इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ओके, मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूँ। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, हमने पहले भी बात की थी कि जो एसक्यूएल की क्वेरीज उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया था कर्सर। सो वो हम यूज़ करें कि वो एग्जीक्यूट करे और क्या करे कि एक टेबल क्रिएट करे, और इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको क्रिएट कर दे, अगर वो टेबल एग्जिस्ट करता है सो वो क्रिएट नहीं करेगा। फिर ये यूज़ करने से ये होगा हमारे पास और एरर भी नहीं आएगा। अदरवाइज अगर हम ये स्किप कर देते हैं ना तो हमारे पास एरर आ जाएगा। ओके, हमारे पास एरर आ जाएगा कि टेबल तो ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट करता है। इस वजह से जो है ना हम ये यूज़ करें, और उसका नाम हमने रख दिया एक कोई भी नेम, कस्टम ऑर्डर, क्योंकि हम क्या करें पहले कस्टमर और ऑर्डर को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर बाकी टेबल इसके साथ ज्वाइन करेंगे। एज किस तरह के सिलेक्ट करो। अब ये जो है हमारे पास नेम है, जो कॉलम हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये चारों कॉलम हैं हमारे कस्टमर्स टेबल के, और इसके सामने सी डॉट लिखा है। सी डॉट इसलिए कि हम डिफाइन करें कि जो कॉलम है ये किस टेबल का है। सो ये हम सी डॉट जो है कहाँ से लेकर आ रहे हैं, यहाँ से। हमने कहा था कि जब भी हमने लिखने होते हैं कॉलम्स के नाम तो साथ में हम टेबल का नाम ज़रूर डिफाइन करते हैं। सो अगर हम सी नहीं लिखेंगे तो हम लिखेंगे हर जगह कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम। सो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हर जगह हम कस्टमर्स लिखें। इसलिए हमने यहाँ पर इसका एक शॉर्टकट नेम डिफाइन कर दिया, कस्टमर सी, उसका नाम सी लिख दिया है, शॉर्टकट नेम है, सो उसके साथ हम यूज़ करें। इसी तरह ऑर्डर्स के साथ ओ हमने डिफाइन कर दिया है, इसलिए जब हम ऑर्डर्स के कॉलम फेच करें ना, टोटल अमाउंट, क्वांटिटी, प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, सो इसके लिए हम ओ डॉट लिख रहे हैं। अब हमने कर दिया कि ये हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये कॉलम। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ कॉलम हमने नहीं भी रखना चाहते, कि हम जो फाइनल डाटा सेट बना रहे हैं ना इसमें हम कुछ कॉलम नहीं रखना चाहते। सपोज जो हमारा कस्टमर्स वाला टेबल है उसमें हमारे पास कुछ कॉलम है जो कि इररेलेवेंट है, हमें ज़रूरत ही नहीं है फाइनल डाटा सेट में, सो हम उनको यूज़ नहीं करते। और उनको नहीं यूज़ करना होता तो हम ये नेम डिफाइन करते हैं कि ये वाला सिर्फ हमारे पास कॉलम आए, बाकी ना आए। सो अगर हम जो हैं सारे कॉलम्स को रखना चाहते होते हैं तो इस स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं। सिंपल लिख देते हैं सिलेक्ट स्टैरिक, फिर हम स्टैरिक लिखेंगे जैसे हमने प्रीवियसली यूज़ किया था ना, सिलेक्ट स्टैरिक। और इन सबको स्किप करके, ओके ये सजेशंस आ रही हैं, इन सबको स्किप करके हम सिंपली लिख लेंगे फ्रॉम कस्टमर्स ज्वाइन ऑर्डर्स। सो हम जो है सेफ रहने के लिए ये हम कॉलम्स के खुद नेम लिख रहे हैं। आल्दो कि हम ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसको हम स्किप करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है सेफर साइड पे रहने के लिए हम कॉलम्स के नेम खुद डिफाइन करें, और ये ज्वाइन करे कस्टमर सी जो है वो ज्वाइन करे ऑर्डर्स ओ को। और जब भी हम कॉलम्स ने ज्वाइन करना होता है सो कोई कॉमन कॉलम होता है उनके दरम्यान, अगर कोई कॉमन कॉलम होता है तो ज्वाइन होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। सो जो कस्टमर आईडी था वो हमारा कस्टमर्स टेबल में भी था और वो हमारा ऑर्डर्स टेबल में भी था, इसलिए हमने लिखा जो कस्टमर आईडी कस्टमर्स टेबल में है सी डॉट करके, और जो ऑर्डर्स टेबल में है वो दोनों इक्वल हैं, सो उसकी बेस पे ये ज्वाइन हो जाए। सो ये एक हमारे पास टेबल बने कस्टम ऑर्डर। इसी तरह अब हम क्या चाहते हैं कि हम इस कस्टम ऑर्डर के साथ प्रोडक्ट्स को ज्वाइन कर लें, यानी पहले कस्टमर ऑर्डर था, कस्टमर ऑर्डर ने ज्वाइन किया, प्रोडक्ट्स भी शायद ज्वाइन हो जाए। सो सिंपली हमने ये उसी तरह बिल्कुल किया है, बस हमने यहाँ अब क्या किया है, अब इसका नाम हमने चेंज कर दिया। अब इसका नाम रख दो प्रो कस्टम ऑर्डर, यानी प्रोडक्ट का भी इसमें है, कस्टमर का भी है, ऑर्डर का भी, तीनों को मिला के। और क्या करो कि प्रोडक्ट्स जो वाला जो कॉलम्स है उनके हमने लिख दिए, और साथ में हमने जो कॉलम्स हमने
कस्टम ऑर्डर में डिफाइन किया था वो सब लिख दिए, लेकिन इस दफ़ा हम सीओ, क्योंकि हमने जो कस्टम ऑर्डर है ना उसको सीओ नाम दिया, उसका शॉर्टकट नेम सीओ रखा है। और किसकी बेस पे ज्वाइन करें, वो प्रोडक्ट आईडी की बेस पे ज्वाइन करें। और प्रोडक्ट आईडी हमारे पास कस्टम ऑर्डर वाले टेबल में भी थी और प्रोडक्ट्स के टेबल में भी थी, सो उसकी बेस पे हमने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि हम इसी के साथ एक और कॉलम ज्वाइन करें जो हमारा फाइनल कॉलम है सेल्स वाला, और वो देखें क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो सेल्स डाटा, अब उसका नाम हम रख रहे हैं सेल्स डाटा, उसमें ये सारा ज्वाइन कर लेंगे। जो हमारे पास सेल्स से ये सारे कॉलम आ रहे हैं, और हमारे पास जो है प्रो कस्टम ऑर्डर को हमने फिर से नाम दिया सीओ, सीओ से ये वाले सारे कॉलम्स आ रहे हैं और हम इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सीओ में एक हमारे पास कॉलम था ट्रांजैक्शन आईडी, हम उसको हमने स्किप कर दिया है, इसलिए मैंने कहा था कि हम इन सब कॉलम्स को मैनुअली लिखेंगे ताकि हमारे पास जो है हम सेफर साइड पे आ जाए, इसलिए स्किप किया है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन आईडी है और जो सेल्स वाला कॉलम डाटा टेबल में ऑर्डर आईडी है ये सेम कॉलम है। सो हम ऐसा कभी नहीं करते कि हम अपनी डाटाबेस में बार बार एक ही कॉलम को रिपीट होने दें, सो इस वजह से हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखा कि वो एक ही दफ़ा आ जाए ऑर्डर आईडी के नेम से, इसलिए हम ट्रांजैक्शन आईडी को स्किप कर दिया है। और ज्वाइन कर ले जो सेल्स हमारा था, सेल्स टेबल था एस, वो ज्वाइन करे वो कस्टमर ऑर्डर किस बेस पे ज्वाइन करे, ये हमने टेबल का नाम रख दिया। ट्रांजैक्शन आईडी था हमारे पास प्रो कस्टम ऑर्डर में, और सेल्स में हमारे पास ऑर्डर आईडी था, उसकी बेस पे ये दोनों ज्वाइन हो गए। ये भी सारे ज्वाइन हो गए हैं, सो हमने जो कनेक्शन है वो क्लोज कर दिया है, सॉरी क्लोज नहीं किया, सेव कर दिया। कनेक्शन डॉट कॉमिट, कॉमिट से मतलब जो हमारी डाटा बेस है वो सेव हो गई है। सो ये सब ओके, सिंटैक्स एरर ओके, ये वैसे पहले मैंने जिसको एग्जीक्यूट किया था तो सही हो गया था। यहाँ पर इफ नॉट एग्जिस्ट, आई थिंक मैंने कोई दोबारा करते वक्त ना कोई ओके नॉट एग्जिस्ट ऐसा आएगा जब हमने इसको किया था ना, इट इज ओके। सो हमारे पास ऑलरेडी वैसे ये टेबल जब मैंने इस सेल को ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया था तो टेबल ये क्रिएट हो चुका था, लेकिन फिर से जो है यानी डाटाबेस में डाटा जा चुका था, फिर से दोबारा चला गया, इसकी वजह से हमने जो यूज़ किया इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर हम ये यूज़ ना करते तो फिर एरर आता। सो हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ है ये नहीं, सो उसके लिए वही सेल्स डाटा हमारे कोई एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें हम रीड करवा रहे हैं पी डी डॉट रीड एसक्यूएल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल डाटा, यानी सेल्स डाटा से हम डाटा को सिलेक्ट करवा रहे हैं और इस डाटाबेस को भी साथ में मेंशन कर रहे हैं जिस डाटाबेस में ये टेबल है। सो हम सिंपली ये जो हमने वेरिएबल का नेम यूज़ किया इसको डॉट हेड करके प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास ये डाटा आ जाएगा। ओके यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि डाटा सही तरह नहीं आया ये इस तरह करके, लेकिन ये ठीक है, वो वैसे जो है ना शो करवा रहा है कि यहाँ से नेक्स्ट टेबल ज्वाइन किया है, यहाँ से अगला टेबल, सो सिंपली वो जो है ना शो कर रहा है डाटा। सो अभी ये दिखने में थोड़ा डाटा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आगे जाके हम चले जब इसे प्रिंट करेंगे तो ये सही डाटा आएगा। अब हम करेंगे एसक्यूएल की क्यूरीज को परफॉर्म। सबसे पहले हमें चाहिए थी टोटल सेल्स रेवेन्यू बाय मंथ। ओके क्यूरी सिंपल एक हमने वेरिएबल बना दिया है। अगर हम डायरेक्ट चाहें तो ये जो हम नीचे इसको इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं ना, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, सो अगर हम सिंपल चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, जैसे हमने यहाँ पे जो है इन क्यूरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्ट लिखा है, सो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो इस क्यूरी में हमने ये क्यूरी लिखी है। अब हमारी क्यूरी क्या है, सिलेक्ट, हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम, यानी जो हमारा ऑर्डर डेट था ना उस टाइम को हम इस फॉर्मेट में ला रहे हैं। तो जो हमारा ऑर्डर डेट का टाइम था ना वो इस फॉर्मेट में था। पहले हमारे पास था ईयर के बाद मंथ था और मंथ के बाद डेट थी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सिर्फ क्या हम रिट्रीव करें, हमारे पास ईयर आए फिर मंथ आए, हम डेट को नहीं लेना चाहते। सो इसलिए हम उसको फॉर्मेट एक दे रहे हैं, ये बिल्ट इन फंक्शन है एसक्यूएलाइट में, ये हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम वो फॉर्मेट डिफाइन करते हैं जिसको हमने जो हमें चाहिए होता है। किस में से ये फॉर्मेट बन गया है, ऑर्डर डेट में से। और इस जो हमारे पास इस नया जो हमारे पास ऑर्डर डेट वाला कॉलम, जब ये दोनों ईयर और मंथ बनकर आए तो एक कॉलम नेम उसका मंथ हो, यानी वो मंथ का एक कॉलम हो उसमें ये डाटा आए।
सम रेवेन्यू का सम हो जाए एज टोटल रेवेन्यू, और उसका नाम हो जाए टोटल रेवेन्यू। यानी क्या होगा कि मंथ होगा, इधर मंथ के नेम होंगे, साथ में हमारे पास टोटल रेवेन्यू आएगा, उसके हर महीने का सम होके उसका रेवेन्यू आ जाएगा, हर मंथ का सम फ्रॉम सेल्स डाटा। और ये किस डाटा से हमें चाहिए? सेल्स डाटा से, जो हमारा टेबल था। ग्रुप बाय मंथ, अब ग्रुप बाय मंथ हम क्यों यूज़ करें? अब ये देखिए, एक मंथ में पता नहीं कितनी सेल्स हुई होंगी, एक मंथ में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। सो क्या होगा, अगर एक मंथ में मेरी सेल 15 दफ़ा आई है, सो मेरी वो डेट जो है 15 दफ़ा रिपीट हो रही होगी। यानी 15 दफ़ा वो डेट नहीं, ऐसा होगा कि अगर एक को एक सेल हुई तो एक होगा, दो को दूसरी सेल हुई तो दो की डेट भी मेंशन होगी। सो हमें तो पूरे मंथ का रेवेन्यू सम होकर चाहिए ना, कि जनवरी के महीने में कितना रेवेन्यू आया है। सो हम जनवरी की जितनी डेट्स होंगी ना, उन सब के कलेक्ट करके सबका सम कर लेंगे। इसलिए हम ग्रुप बाय यूज़ करें कि जहाँ भी मंथ 1 यानी जनवरी की जितनी डेट्स हैं उन सबको एक साइड पे ले आओ और फिर उनका सम करके रख दो। ऑर्डर बाय मंथ असेंडिंग, इसका मतलब है कि मंथ के से ही ऑर्डर कर दो। यानी ये जो हमने डेट बनाई थी ना यहाँ पर, इसके लिहाज से ऑर्डर करो। यानी पहले मंथ 1 हो, फिर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में मंथ्स भी जो है हमारे पास ऑर्डर में आ जाए। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या करें, एक हम वेरिएबल बना रहे हैं सेल्स रेवेन्यू बाय मंथ। अच्छा ओके, सबसे पहले ये हम सारा काम क्यों कर रहे हैं? हम इस काम में कर क्या रहे हैं कि जो हमारा क्यूरी का रिजल्ट हो ना, वो एक फाइल में स्टोर हो जाए। हम उस क्यूरी के रिजल्ट को एक फाइल में क्यों स्टोर करना चाहते हैं? क्योंकि हमने आगे क्या करना है, विजुअलाइजेशन परफॉर्म करनी है। हमने इसको विजुअलाइज भी करना है कि हर महीने कितनी सेल्स आई हैं। सो इसके लिए हम क्या करें, उसको एक फ़ाइल बना रहे हैं, फाइल बना के हम आगे उस डाटा को यूज़ करेंगे। सो बेसिकली क्या हो रहा है, हम उस डाटा को सेव कर रहे हैं ताकि हम उसको आगे भी यूज़ कर सकें, जो हमारी इस क्यूरी का रिजल्ट है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो इस क्यूरी से डाटा आया है ना, जो वो एक हमने वेरिएबल बना दिया है, उसमें हम फेच ऑल, यानी वो डाटा इसमें आ गया, वो सारा डाटा जो इस क्यूरी का रिजल्ट है वो इसमें आ गया। अब इसमें आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें जो डाटा आया है उसको यूज़ करते हुए हम एक फ़ाइल बना लेंगे, और वो फाइल हमारे पास CSV फाइल होगी, रेवेन्यू बाय मंथ। उसका नाम हमने ये रख दिया, कुछ भी नाम रख लें, हम जो है एक सही नेम रख रहे हैं ताकि हमें समझ आए कि इसमें है क्या। तो रेवेन्यू है बाय मंथ डॉट CSV, हमने फाइल का नाम लिखा, हम फाइल ओपन कर रहे हैं। ये सिंपल फाइल हैंडलिंग है पाइथन में। डॉट CSV हम फाइल ओपन करें, उसका मोड है राइट, उसमें हम राइट करें ये डाटा एज CSV फाइल, वो CSV फाइल बन रही है। और फिर सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें कि हम उसमें डाटा राइट कर सकें। और राइट करने के बाद हम क्या करें, उसमें दो हमारे पास कॉलम्स हो, एक में मंथ हो, यानी डाटा हमारे पास मंथ में जो है मंथ्स में मंथ आ जाए, और टोटल रेवेन्यू में हर महीने का रेवेन्यू आ जाए। इस तरह हमारे पास डाटा स्टोर हो। और जो है फिर हम जो है आइट्रेशन के लिए फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा, इस जो पहली रो होगी ये उसको लेकर आएगा और इन टेबल कॉलम्स में स्टोर करेगा, फिर दूसरी रो का डाटा स्टोर करेगा, फिर तीसरी का, चौथी का, जितनी रोज होंगी उन सब का डाटा आइट्रेशन बाय आइट्रेशन जो है हमारे पास इस फाइल में स्टोर हो जाएगा, जो कि फाइल हमारे पास ये है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, जो ये हमारे पास फाइल बन गई है रेवेन्यू बाय मंथ डॉट CSV, यहाँ पर ये रही है फाइल। ओके, रेवेन्यू बाय मंथ डॉट CSV, मैंने इस सेल को पहले एग्जीक्यूट किया था। सो ये हमारे पास एक जो है फाइल बन गई है जिसमें हमारे पास डाटा है। अगर हम इसको शो करना चाहें तो इधर ये देखें, ये डाटा शो भी हो रहा है, एक मंथ का कॉलम है और एक साथ में टोटल रेवेन्यू, हर मंथ का टोटल रेवेन्यू जो वो शो हो रहा है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट सेल में क्या हो रहा है, नेक्स्ट हमारे पास क्या काम है, हम शो भी करवा रहे हैं कि वाकई हमारा डाटा, जैसे मैंने अभी फाइल खोल के शो किया, तो हम क्या करें, पाइथन के सेल के थ्रू हम देख रहे हैं कि पाइथन में हम उसको शो करवा रहे हैं। सो सिंपली pd.read CSV रीड कर है, और ये हमने फाइल का नाम लिख दिया, इसको डाटा 1 में हम स्टोर करवा रहे हैं, और ये हमारे पास जो है शो हो रहा है कि ये हमारे पास ये देखें 2022 का मंथ 11 उसका रेवेन्यू इतना आया है, मंथ 12 का रेवेन्यू इतना आया है, फिर 2022 के हमारे पास सिर्फ 2 ही मंथ यूज़ हुए हैं, फिर 2023 का ये पहले महीने का, दूसरे का, तीसरे का, एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारी क्या क्यूरी थी, हमने क्या फेच करना था, टॉप 5 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स।
बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से थे। सो इसके लिए हमें एक तो प्रोडक्ट नेम चाहिए, सेलेक्ट करें हम प्रोडक्ट नेम, उसका प्रोडक्ट का नेम हो जाए, सम हो जाए रेवेन्यू का, उस प्रोडक्ट का जितना रेवेन्यू है वह सब सम होके आ जाए एज, और जो कॉलम का नाम हो यानी वो क्या हो, टॉप बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, उसमें जो हमारा डाटा है वो सारा आ जाए। फ्रॉम सेल्स डाटा, और हम टेबल का नाम लिख रहे हैं, ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम से ग्रुप बाय कर रहे हैं, यानी जो एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोडक्ट है बैग, अब वो बैग एक दफ़ा तो नहीं सेल हुआ ना, वो तो कई दफ़ा जो है सेल हुआ है, 4 से 5 दफ़ा या कितनी दफ़ा। सो हर जगह से वो देख जहाँ जहाँ उसका डाटा पड़ा होगा वो सब डाटा को एक साइड पर ला के उन सबको सम करेगा, उन सब के रेवेन्यू को सम करेगा, इसलिए हम ग्रुप बाय कर रहे हैं। और ऑर्डर बाय कर रहे हैं टॉप बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट डिसेंडिंग, यानी सबसे पहले वो हमारे पास प्रोडक्ट आए जिसकी सेल जो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, इसलिए हम डिसेंडिंग करें इस नेम से। अच्छा, अगर हम चाहते तो ये स्टेप स्किप कर देते, लेकिन हम ये स्टेप स्किप नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं करें, यानी ये कोई ना कोई हम नेम यहाँ पे टेबल का जो कॉलम का यूज़ करें वो इसलिए करें, अगर हम ये नेम नहीं रखते सो हमारे पास क्या होगा, हम ऑर्डर बाय किस कैसे करेंगे। सो क्योंकि हमें ऑर्डर बाय भी तो करना है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए हमने ये नेम रखा है, इसके लिहाज से हम जो है ऑर्डर बाय कर रहे हैं लिमिट 5। और इसकी लिमिट 5 क्योंकि हमें जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ 4 चाहिए, 5 चाहिए, हो सकता है हमारे टेबल में 100 प्रोडक्ट्स हो, उसने तो सबके रेवेन्यू का सम करना है, लेकिन हमें सिर्फ टॉप वाले 5 चाहिए, इसलिए हमने उसकी लिमिट डिफाइन कर दी 5। सो ये जो लिमिट कीवर्ड है ये बिल्ट इन कीवर्ड है हमारे एसक्यूएल डाटाबेस में। और फिर सेम काम कर रहे हैं कि उसकी हम एक फ़ाइल बना रहे हैं, ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो हमने प्रीवियसली किया CSV को फाइल, क्यों, क्योंकि इसको भी हमने यूज़ करना है, जो चारों क्यूरीज है ना, इन चारों क्यूरीज को हमने विजुलाइज भी करना है, इसलिए हम यहाँ ओके यहाँ पर इसलिए हम जो है उनको एक फ़ाइल में स्टोर करवा रहे हैं। सो ये हमारा डाटा जो है स्टोर हो रहा है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ये वाला टॉप बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ये हमारे पास फाइल बन रही है और इसको हम विजुलाइज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा डाटा सही से जो है CSV फाइल में स्टोर हो गया या नहीं। सो हम जो है इस डाटा को विजुलाइज कर रहे हैं, सिंपली pd.read CSV फेच कर रहे हैं। सो सिंपल प्रोडक्ट का नेम आ गया, आगे उसके टॉप बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, नोटिस सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, उसके कितना रेवेन्यू आया वो भी आगे लिखा हुआ है। सो ये जो फाइल का जो फॉर्मेट है ये हमने यहाँ डिफाइन किया था, सो इसलिए जो है 2 कॉलम्स हमारे पास भी आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही डाटा हमारे टेबल में है, हाँ इतना ही है क्योंकि सिर्फ 5 प्रोडक्ट हैं वो यहाँ। ओके, आगे हम करते हैं रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाय कस्टमर सेगमेंट। हमें अगली हमारी जो क्यूरी थी वो हमें चाहिए थी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाय कस्टमर सेगमेंट, यानी जो कस्टमर सेगमेंट है हर सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है। अब हमारे पास डाटा में 3 सेगमेंट थे, होलसेल, कॉर्पोरेट और रिटेल। सो हम तीनों का देखेंगे। सिंपली हम क्या करें, सिलेक्ट करें सेगमेंट को सिलेक्ट करें, उसका रेवेन्यू सम करें और उसको एज स्टोर जो है ये कॉलम का नेम रखें, इसमें स्टोर करें एज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाय सेगमेंट। किससे आ रहा है, सेल्स डाटा से आ रहा है। और ग्रुप बाय करें सेगमेंट, यानी जो कॉर्पोरेट है उसका जितना डाटा होगा वो सब, उसका जितना रेवेन्यू होगा सब जो है एक जगह जो है एक साइड पे हो जाएगा, फिर उन सबका सम कर लेंगे, जितनी दफ़ा वो सेल हुआ होगा उतनी दफ़ा। फिर ऑर्डर्स बाय, और ऑर्डर किस लिए, ये भी ऑफ कोर्स डिसेंडिंग, क्योंकि हमें चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा जिसका रेवेन्यू आया ना वो हमारे पास टॉप पे दिखे, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, इसलिए। और सिंपल वही काम जो पहले हमने किया, हम एक फ़ाइल बना रहे हैं, फाइल में डाटा स्टोर करवाने हैं। सो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाय सेगमेंट, रेवेन्यू बाय सेगमेंट ये हमने CSV फाइल का नेम रखा था, उससे ये हमारे पास एक फ़ाइल बन गई है। अब हम इसको विजुलाइज करेंगे। सो हमारे पास 2 हमने टेबल के नेम रखे थे यहाँ पर, एक सेगमेंट और एक रेवेन्यू बाय सेगमेंट। सो ये दोनों जो हैं हमारे पास आ रहे हैं, और इनमें हमारे कॉर्पोरेट में हमारा सबसे ज़्यादा डाटा सेल हुआ है, फिर होलसेल में, फिर हमारे पास रिटेल में। सो वो आ गया। अगला नेक्स्ट क्यूरी हमारे पास थी कि हमने टॉप रीजन देखना है कि कौन से रीजन से सबसे ज़्यादा सेल हुई हैं। सो सेल कैसे हमें पता चलेंगी सबसे ज़्यादा हुई हैं, इसमें से रेवेन्यू से, जितना उसका रेवेन्यू होगा उतनी ज़्यादा उसकी सेल्स हुई होंगी। सो सेलेक्ट करें रीजन को बिल्कुल एज इट इज़ ऊपर वाली क्यूरी की तरह, सम करें रेवेन्यू को एज टोटल रेवेन्यू, उसका नेम हम रखना है टोटल रेवेन्यू। सेल्स डाटा से हम डाटा फेच करें यानी उसमें से, और ग्रुप बाय करें रीजन के लिहाज से वो जो है सम हो रहा है।
और ऑर्डर करें सबसे ज़्यादा ऊपर जो वो रीजन आए जिसका सबसे ज़्यादा डाटा हमारे पास रेवेन्यू जिसका सबसे ज़्यादा है। अब क्या है कि हमारे पास 5 रीजन्स है, सेंट्रल, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और सो उन पांचों के जो है हमारे पास। और आगे वही हम जो है अपनी फाइल बना रहे हैं, फाइल में डाटा सेव कर रहे हैं, रेवेन्यू बाय रीजन। सो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास डाटा, इसका हमने स्टोर कर दिया डाटा 4 वेरिएबल बना के, एक टेम्परेरी वेरिएबल है, उसमें हम ये रीड करने के लिए हम सिंपली स्टोर कर रहे हैं। इस फाइल से डाटा रीड हो रहा है, वेस्ट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आया, फिर सेंट्रल का उससे कम, ईस्ट का, फिर नॉर्थ का, फिर साउथ का सबसे एंड पे। सो हमारे पास ये सारा डाटा आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया पांडास वाला। एसक्यूएल का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, चारों क्यूरीज हमने एग्जीक्यूट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा पांडास का काम है। पांडास में हमने क्या करना है, सबसे पहले डाटा को क्लीन करना है। क्लीन में हमने क्या देखना है कि मिसिंग डाटा को हैंडल करना है। देखना है कि अगर हमारे पास कोई डाटा मिसिंग है ना, सो उसको हम रिमूव कर जो हैंडल करें। इससे अगर कोई डुप्लीकेट डाटा है तो उसको भी हम हैंडल करें, और हैंडल करने के बाद जो हम कुछ और ईडीए एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करें अपने डाटा सेट में, और फिर हमारा जो है नेक्स्ट टास्क आएगा। सो पांडास को यूज़ करके सबसे पहले तो हम रीड करें अपने डाटा को। ओके, रीड करने से पहले जो हमारा डाटा था ना वो हमारा एसक्यूएल फॉर्मेट में था। सो उसको हम सिंपली एक CSV फाइल बना रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम ना बनाएं, मसला नहीं है, लेकिन आगे हम जब चीज़ें एक्सप्लोर करने लगेंगे, सो जब हम सम देखेंगे कि कोई मिसिंग डाटा तो नहीं है या हमारे पास डुप्लीकेट्स तो नहीं है, सो उसके लिए हम इसको CSV फाइल में कन्वर्ट करेंगे। सो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स डाटा। सेल्स डाटा से जो है सारा डाटा आ रहा है, और वो हमारे पास एक सेल्स डाटा में यानी एक वेरिएबल बनाया उसमें रहा है, और उसको हम CSV में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसको हम यानी ये जो यहाँ पर डाटा आया है सारा सेल्स डाटा के टेबल से इस वेरिएबल में, वो सारा हम उसको CSV फाइल बना रहे हैं, और CSV फाइल का नेम हमने ये रखा है। और इंडेक्स फाइल्स इसलिए रखते हैं, ऐसा ना हो कि जो सेल्स डाटा यहाँ से हमारे पास आ रहा है वो इसमें एक कॉलम बन के रह जाए, एक कॉलम बन के स्टोर ना, बल्कि वो एज इट इज़ डाटा इसमें स्टोर हो, इसलिए इंडेक्स को फाल सकते हैं। और एंड पे हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो जाए अगर हमारा डाटा सक्सेसफुली लोड हो गया तो। सो यहाँ पर हमारे पास जो है CSV फाइल जो है वो बन जाएगी, सेल्स डाटा, ये सेल्स डाटा CSV फाइल बन गई है। फिर हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं df.read CSV, यानी इस डाटा फ्रेम में हम उसको रीड करवा रहे हैं CSV फाइल को, और उसको हम डिस्प्ले करवा रहे हैं 5 वैल्यूज़। अब देखें, अब हमें ये अच्छे से हम देख सकते हैं, इसलिए हमने जो इसको कन्वर्ट किया है CSV फाइल में। यहाँ देखिए, यहाँ हमने सेल्स डाटा वाला SQL का कॉलम जब बनाया था तो हमें डाटा कैसे विजुलाइज हो रहा था, ऐसे लग रहा था मज़ा नहीं आ रहा था उसमें ना। सो अब देखें, अब जब हमने CSV फाइल बनाई है, सो अब देखें डाटा कितना अच्छा डिस्प्ले हो रहा है। सो इस तरह ये सारे हमारे कॉलम्स हैं। फिर हम इसकी शेप देख रहे हैं कि हमारे पास 15 कॉलम्स हैं हमारे डाटा में, और 484 रोज़ हैं। इसी तरह ये हम यूज़ करें df.isNull.sum। df हमारा डाटा फ्रेम है, क्योंकि हमने उसको डाटा फ्रेम df में हमने स्टोर किया था, टेम्परेरी वेरिएबल बनाया था ना, ये डाटा हमारा CSV वाले यानी रीड किया था। अब हम देख रहे हैं इज नल, अगर कोई नल वैल्यू है तो वो सम होके आ जाए, यानी हर कॉलम की कोई नल वैल्यू होगी तो वो इधर डिस्प्ले होगी जितनी भी होंगी। सो हमारा जो डाटा है वो ऑलरेडी क्लीन है, उसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। सो मैंने लिख दिया कि देयर इज़ नो मिसिंग डाटा। सो जब मिसिंग डाटा नहीं है तो हैंडल करने की जरूरत नहीं है। फिर डुप्लीकेट्स, df.duplicated से सिंपल हमारे पास जो पहला कॉलम होगा उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो ट्रू लिखा आएगा, एक भी हुई तो वो ट्रू हो जाएगा। सो जितनी रोज़ है ना उन सब में फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब हमारा कोई डाटा मिस डुप्लीकेट नहीं है, देयर आर नो डुप्लीकेट्स इन द डाटा। सो डुप्लीकेट्स भी नहीं है, हैंडल करने की जरूरत नहीं है। आगे करेंगे EDA, जो हमारे पास था ना एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था, वो हम यहाँ पे अब परफॉर्म करेंगे। कि अगर हम कोई और एक्सप्लोरेशन करना चाहते हो, सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे डाटा में कैटेगरीज कितनी हैं, क्योंकि हमारे पास 484 रोज़ है। 484 क्या, रियल वर्ल्ड डाटा में हमारे पास बिलियंस ऑफ रोज होती हैं। सो हमें नहीं पता होता कि कोई वैल्यू कितनी कोई कैटेगरी कितनी दफ़ा है, इसलिए हम देख रहे हैं कितनी कैटेगरीज हमारे पास हैं। हमारे पास 4 कैटेगरीज है,
एक्सेसरीज, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और बुक्स की कैटेगरीज है। सो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं यूनिक कैटेगरीज, और डीएफ कैटेगरी जो हमारा डाटा फ्रेम है उसमें हमारा एक टेबल है, हमारा एक कॉलम है कैटेगरी डॉट यूनिक, यानी उसकी यूनिक जितनी वैल्यूज वो सारी आ जाए, प्रिंट करवा रहे हैं। सो हमारे पास 4 यूनिक है, वो सब आ गई। इसी तरह हम देखना अगर चाहते हैं कि हमने हमारे डाटा में कितने प्रोडक्ट्स हैं, सो वो हम जो है इस सेम वही मेथड यूज़ करके हम वो भी देख रहे हैं। सो हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। अगर ये देखें ना तो हमारे पास ये वैल्यू इतनी ये इंसाइट इतनी काम की नहीं है कि हमारे डाटा में कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। सो हम क्या देखते रहेंगे, मतलब कैसे एनालाइज करेंगे। सो हम जो है ना अपने डाटा को इस तरह ट्रायल एंड एरर से भी ये भी देखते हैं कि कौन सी इंसाइट्स हैं हमारे लिए, हमें कोई नहीं कुछ वाकई इंसाइट्स दे रही हैं, और कौन से ऐसे काम है जो हमें कोई इंसाइट नहीं दे रहे हैं। सो उन स्टेप्स को हम बाद में डिलीट कर देते होते हैं, यानी अपने प्रोजेक्ट्स में उनको नहीं रखते होते। सो ये सिंपल हमारे पास वैसे कोई इंसाइट नहीं दे रहा, ऐसे हमने जस्ट इसको एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन। अब हमारे पास विजुअलाइजेशन का काम आ गया। अब हमारा जो ये स्टेप था ना, विजुअलाइज करना था हमने इन सब को, यानी जो चारों क्यूरीज हमने परफॉर्म की थी एसक्यूएल के थ्रू, उनको विजुअलाइज करना है। सबसे पहले हम सेल्स बाय मंथ, जो हमने मंथ से रेवेन्यू लिया था ना, हर मंथ का कितना रेवेन्यू आ रहा है उसको हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। देखिए ये 2022 11वां महीना 11 मंथ का जो रेवेन्यू आया है वो 5 to 6,000 के राउंड अबाउट आया है। 12 में जो है वो बहुत ज़्यादा आया है। फिर इस तरह हर मंथ का रेवेन्यू जो है वो इधर शो हो रहा है। सबसे ज़्यादा किस महीने में आया है, इन 2 मंथ में। ये कौन से हैं, ये हमारे पास ये वाला मंथ है 2024 का चौथा महीना, 4th मंथ, इसका सबसे ज़्यादा आया है। फिर आगे हमारे पास आया है 6 मंथ का, ये 6, ये इसका है, इसका सबसे ज़्यादा आया है। ये सबसे ज़्यादा ये आया कोई 32,000 या 32,000 इतना ही आया। सो ये हम कैसे बना रहे हैं कि हमने क्या किया, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न को। पीएलटी कहाँ से आ रहा है कि जो हमने मैटप्लॉटलिब को इधर स्टार्टिंग में बिल्कुल इंपोर्ट किया था ना एज पीएलटी, उसका एक शॉर्टकट नेम रखा था पीएलटी। पांडास का पीडी था, सीबॉर्न का एसएनएस था। सो जैसे हम पांडास के फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमने इसका शॉर्टकट नेम रखते हैं ना, पीडी यूज़ कर सके हम पीडी डॉट करके, इसी तरह हमने इनके रख दिए ताकि हम हर जगह इतना बड़ा हमें नेम ना लिखना पड़े, सी बॉन डॉट मैटप्लॉटलिब डॉट। सो इसलिए ओके। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिगर का साइज डिफाइन करें कि जो इसकी विड्थ है ना वो हो जाए 14 इंच की, जो इसकी हाइट है वो 4 की, 14 की विड्थ है और 4 की हमारे पास हाइट है। सो फिगर का साइज आया, एक्स पे हमने मंथ रखा, लाइन प्लॉट हम बना रहे हैं, एसएनएस यानी सी बोन का लाइन प्लॉट जो है हम बना रहे हैं। सो हमने डिटेल में जो है हम डिटेल में इन सी बोन और मैटप्लॉटलिब को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। सो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्स पे मंथ आया, वाई पे हमारे पास जो वाई एक्सिस है उसमें हम टोटल रेवेन्यू का रख रहे हैं, और डाटा जो हम ये हमारे पास डाटा 1 से जो हमने प्रीवियसली हमने वेरिएबल बना के इसको रीड किया था ना इस फाइल को, वो आ रहा है। और मार्कर हो, यानी जो मार्कर हैं ये वाले, ये सर्कल, इनको मार्कर्स कहते हैं। और टाइटल हमारे पास ये है सेल्स बाय मंथ, ये हमारे पास टाइटल है। और ग्रिड ये लाइंस है ताकि हम डाटा को इजीली रीड कर सके। इससे हमें पता चल रहा है कि जो 25,000 वाली रो वो ये है। सो ये जो डाटा ये कुछ 27,000 है। सो इसलिए हम ग्रिड यूज़ करें। एक्स रोटेशन 45 और पीएलटी डॉट शो से टेबल शो है। और जो रोटेशन 45 मतलब ये जो हमारे पास एक्स के लेबल्स है ना, ये 45 की रोटेशन से जो है ना इस तरह नज़र आ रहे हैं। इसी तरह सेल्स बाय टॉप सेलिंग प्रोडक्ट के लिए हम पाई चार्ट बना रहे हैं। सो ये हमने पाई चार्ट बनाया है। इसमें हमारे पास जो हमारे पास टॉप बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट की परसेंटेज थी ना वो यहाँ पे आ गई है, और इसका नेम ये आ गया कि ये होप प्रोडक्ट है, ये इतना सेल हुआ है। सो इस तरीके से हमारे पास पाई चार्ट बना है। इस तरह रेवेन्यू बाय कस्टमर सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आया वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। जो हमारा आया था कॉर्पोरेट में सबसे ज़्यादा आया था वो कितना है 25,000, होल सेल से ये कोई 17,000 है, और ये कोई आई थिंक 14,000 है रिटेल से। सो इसको हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसके लिए हम बार प्लॉट बना रहे हैं सी बॉन का, और ये सिंपल हमने फिगर का साइज डिफाइन किया, ये हम बार प्लॉट का नेम डिफाइन करें कि जो हमने प्लॉट बनाना है। फिर उसके एक्स और वाई कॉलम्स हैं, फिर डाटा क्या डाटा है, ह्यू सेगमेंट। अब ये ह्यू सेगमेंट इसलिए कि जो कलर्स है ना डिफरेंट आ रहे हैं। सो हर सेगमेंट का कलर कुछ ना कुछ हो जाए, डिफरेंट आए। सो इसके लिए ह्यू यूज़ कर रहे हैं। ह्यू एक जो है हमारे पास स्टाइलिंग के लिए कीवर्ड है सीबॉन की लाइब्रेरी में। फिर इसका ये टाइटल है और आगे शो हो रहा है।
इसी तरह रेवेन्यू बाय रीजन, हर रीजन से कितना रेवेन्यू आया, सिंपल वही जो ऊपर यूज़ किया, ऊपर मेथड यूज़ किया वही सिंपल हम यहाँ पे यूज़ करके हर रेवेन्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं। हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू था वो वेस्ट का था। सो यहाँ पर भी देखें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वेस्ट का, और ईजिली हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 15,000 से अबव है। इसी तरह सबसे ज़्यादा कम जो है साउथ का था। इसी तरह हम देख रहे हैं कि कुछ और विजुअलाइजेशन करें, क्योंकि हमें लिमिट नहीं किया था कि प्रोजेक्ट में कि हम सिर्फ ये विजुअलाइजेशन करें जो हमने 4 ऊपर क्यूरीज परफॉर्म की हैं, बल्कि इनके अलावा भी कुछ हम चीज़ें खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो हम देख रहे हैं हाईएस्ट क्वांटिटी ऑर्डर ऑन विच डाटा बाय विच कस्टमर, कौन सी डेट पे जो है हाईएस्ट क्वांटिटी ऑर्डर हुई है किसी भी प्रोडक्ट की और किस कस्टमर ने जो है ऑर्डर की है। सो हम देख रहे हैं df डॉट लोकेशन, लोकेशन ये जो है कीवर्ड होता है, यानी एक फंक्शन है पांडाज में, हम डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। क्वांटिटी पे जाओ और आईडी मैक्स, यानी जो मैक्सिमम जिस दिन क्वांटिटी जहाँ पे है ना वो आईडी फेच करो, वो क्वांटिटी बताओ, और अब क्या चीज़ें हमें चाहिए, ऑर्डर की डेट बताओ, किस डेट को वो ऑर्डर आया, किस कस्टमर ने वो ऑर्डर किया, और कितनी क्वांटिटी उस दिन सेल हुई, वो सारा हमारा आ रहा है। सो सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी सेल हुई है वो 10 अमाउंट, उसकी 10 सेल हुई हैं, 10 प्रोडक्ट सेल हुए हैं, और किसके हुए हैं, किसने जो है वो ख़रीदे हैं, उस कस्टमर का नेम आ गया, और उसकी डेट क्या थी कि 2022 12 18 तारीख 2022 को सबसे ज़्यादा एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेल हुई है, और किस कैटेगरी ने सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास टैक्स दिया। सो ये हमारे एक वेरिएबल बना लिया हाईएस्ट टैक्स बाय कैटेगरी, और यहाँ पर सिंपल ग्रुप बाय हो रही है कैटेगरी टैक्सेस, टैक्सेस का सम हो रहा है, और ग्रुप बाय कैटेगरी यानी हर कैटेगरी जो है उसने कितना टैक्स दिया उन सब का सम हो रहा है। हमारे पास 4 कैटेगरीज थी, चारों कैटेगरीज का जितना उसने टैक्स दिया उन सब का सम हो रहा है, और सम होकर हमारे पास बार चार्ट आ रहा है, और सबसे ज़्यादा जिसने टैक्स दिया है वो ये कैटेगरी है एक्सेसरीज की, उससे कम इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर अप्लायंसेस, एंड पे बुक्स ने सबसे कम टैक्सेस दिए हैं। इसी तरह हम देखना चाहते हैं कि किस सेगमेंट ने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है। सिंपल हम जो है पाई चार्ट बना रहे हैं। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस सेगमेंट ने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है, ग्रुप बाय कर रहे हैं सेगमेंट के थ्रू, और टैक्सीज का सम ले रहे हैं, और रीसेट इंडेक्स यानी सबसे ज़्यादा जिसने दिया है वो टॉप पे आ जाए, और सिंपल ये हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं पाई चार्ट। सो हमारे पास ये जो है हाईएस्ट टैक्सेस बाय पेड बाय सेगमेंट के लिहाज है। इसी तरह हाईएस्ट टैक्सेस पेड बाय रीजन, किस रीजन ने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किए हैं, ये हमारे पास हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी इस नोटबुक का, सो यू कैन इजीली प्रैक्टिस। और कोर्स में ये होता है कि ये जैसे कोड है ना, आपको वर्ड बाय वर्ड जो है ना ज़रूरत नहीं होती कि आपको हर चीज़ का पता हो, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लॉजिक्स होनी चाहिए कि अगर आपने टैक्स हाईएस्ट टैक्स पेड बाय रीजन देखना है तो सबसे पहले आप रीजन को जो है ग्रुप बाय करेंगे और टैक्स का सम लेंगे, फिर आप सिंपल पाई चार्ट बनाएंगे। सो ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।